Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammed Aslan Sati and I am back with another informative video. Students, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है फॉर द एनटीएस नैट का टेस्ट या जो एनटीएस का गैट का टेस्ट होता है। आज के लेक्चर को आपने जो कॉमसेट्स का आपका दिसंबर का एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए इंशाल्लाह 100% प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप ये आज का लेक्चर कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेते हो तो ट्रस्ट मी कि आपका इंशाल्लाह एनालिटिकल का जो सेक्शन होगा पेपर के अंदर वो कम्प्लीटली आप इजीली इंशाल्लाह सॉल्व कर पाओगे इस प्रैक्टिस के बाद। और एक बात आपको बताता चलूँ कि एनालिटिकल का एक ऐसा सेक्शन जो है एक ऐसा सेक्शन है कि अगर टेस्ट में आप इसके अंदर स्कोर कर लेते हो तो यू विल हैव मच मोर चांसेस टू क्वालिफाइंग द मेरिट इन द कॉमसेट्स एंट्रेंस टेस्ट इन योर नैट और गैट एंट्रेंस टेस्ट। सो आज के लेक्चर में ऑल काइंड ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एनटीएस के, आपके कॉमसेट्स के, नैट में या गैट के टेस्ट में, वो सारे के सारे इंशाल्लाह जो है कवर अप होंगे। तो without wasting any time, let's start today's lecture. But before that, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content, inshallah. आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे पहले लॉजिकल डिडक्शन से रेलिवेंट चीज़ें, उसके बाद जो एनालिटिकल में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पास डिफिकल्ट सिनेरियोज आते हैं और ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनके बारे में स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा सर चकरा जाता है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उसको कैसे करें। तो उसको करने की टिप्स एंड ट्रिक्स सारी की सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये 2025 के इनटेक के लिए और उसके ऑनवर्ड जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे के सारे उनके लिए वैलिड है। कुछ क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट नैट के और गैट के टेस्ट हुए हैं और कॉमसेट्स के जो प्रीवियस इंट्रेंस टेस्ट हुए हैं उसके अंदर से रिपीटेड भी हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इंशाल्लाह। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एनटीएस की बुक के अंदर से जो एनटीएस का टेस्ट है उसके हवाले से ये आपके पास लॉजिकल डिडक्शंस की चीज़ें हैं। ठीक है, सो लॉजिकल डिडक्शंस के क्वेश्चंस क्या होते हैं? लॉजिकल डिडक्शंस के क्वेश्चंस वो होते हैं कि जिनके अंदर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स ऊपर गिवन होती हैं और नीचे आपने लॉजिकली डिड्यूस करना होता है, यानी आपने उसके अंदर से आंसर जो है वो निकाल के बताना होता है। डिडक्शन निकालनी होती है कि जो बात गिवन है उसके मुताबिक जो पूछा गया क्वेश्चन है उसकी लॉजिक क्या बन रही है। ऑल्दो आगे जाके आज के लेक्चर के अंदर जो आपके पास सिनेरियो बेस्ड और विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे वो तो डेफिनेटली पेपर के अंदर एनालिटिकल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जो आपका एनटीएस का नैट का टेस्ट है या गैट का टेस्ट है उसके अंदर। बट उसके साथ साथ ये लॉजिकल डिडक्शन वाले क्वेश्चंस भी पेपर के अंदर होते हैं। एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इन एन इन वाइट्रो स्टडी 160 cats were injected with salt X, 160 other cats were injected with placebo. In 2 weeks, 39% of the cats who were injected with salt X showed symptoms of K fever. सो अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक इनवाइट्रो स्टडी है। इनवाइट्रो स्टडी क्या होती है कि डिफरेंट जो है वो आप कह सकते हो कि ट्रायल्स किए जाते हैं एनिमल्स के ऊपर ताकि इट्स अ फेज ड्यूरिंग अ मेडिकल डेवलपमेंट, या आप ये कह सकते हो कि जो ड्रग्स डेवलप हो रही होती हैं, सिंथेटिक ड्रग्स डेवलप हो रही हैं उनके अंदर ये होता है। खैर बहरहाल हमें ये कहा जा रहा है कि 160 वाइट कैट्स हैं और उनको सॉल्ट एक्स इंजेक्ट किया गया और 160 दूसरी कैट्स को प्लेसेबो का जो है इंजेक्शन लगाया गया। 2 वीक्स के बाद वो कैट्स 39% ऑफ द वो कैट्स जिनको आपने सॉल्ट एक्स इंजेक्ट किया था उन्होंने सिम्टम्स शो किए हैं के फीवर के। हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड, सो कंक्लूजन उसने खुद दी हुई है, हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड के फीवर इज कॉज्ड बाय सम एलिमेंट्स सिमिलर टू द एलिमेंट्स इन द सॉल्ट एक्स। सो ये पता चला कि के फीवर जो है वो कॉज होता है कुछ उस तरह के एलिमेंट से जो कि सिमिलर है आपके, जो कि सिमिलर हैं आपके के फीवर उन एलिमेंट से के सिमिलर हैं जो कि सॉल्ट एक्स में पाए जाते हैं। तो कंक्लूजन ये सारी की सारी आपको गिवन है कि के फीवर इज कॉज्ड बाय सम एलिमेंट्स सिमिलर टू द एलिमेंट्स इन द सॉल्ट एक्स। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड मोस्ट सीरियसली वीकन द अबव डिस्कशन। कौन सी स्टेटमेंट इन गिवन स्टेटमेंट्स में से ऐसी है जो कि इस पूरी की पूरी डिस्कशन को वीक कर देगी? The natural habitats of the white cats do not contain any elements found in the salt X. इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। लॉजिकली जो आपने सिचुएशन रिड्यूस करनी होती है, यू हैव टू स्टिक विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपने अपने पास से ऐड नहीं करनी है, आपने उसी स्टेटमेंट के साथ उसी इंफॉर्मेशन के साथ स्टिक रहना है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर आपको कुछ भी नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे वो व्हाइट कैट्स रहती हैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। वन अमंग द 160 cats had already showed symptoms of K fever prior to the experiment. ऑप्शन नंबर बी में वो ये कह रहा है कि जो एक कैट थी,
ठीक है, जो उन 160 कैट जिनको सॉल्ट एक्स इंजेक्ट किया गया उनमें से वन कैट वाज सच दैट उसको ऑलरेडी के फीवर के सिम्टम्स थे, एक्सपेरिमेंट से पहले ही उसको के फीवर के सिम्टम्स जो थे वो उसके अंदर पाए जाते थे। अब जहां पे जो कंक्लूजन गिवन है उस कंक्लूजन में ये कहा गया था कि के फीवर कॉज हुआ है उन एलिमेंट्स की वजह से जो कि सॉल्ट एक्स में पाए जाते हैं, और यहाँ पे वो कह रहा है कि उन कैट्स में पहले से ही के फीवर था। यानी हो सकता है कि के फीवर ऐसा हो कि जो कि ट्रांसमिट हो जाता हो, यानी अगर किसी एक को वो बीमारी है तो उसके साथ रहने वाले बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं या एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं उनको वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये बात उस बात को टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि पहले ही वो बीमारी पाई जाती थी, के फीवर से, के फीवर का ताल्लुक सॉल्ट एक्स से नहीं है। जबकि यहाँ पे जो कंक्लूजन गिवन है वो ये कह रहा है कि hence it can be concluded that K fever is caused by some elements similar to the elements in salt X। तो यहाँ पे तो वो ये कह रहा है कि के फीवर जो कॉज हुआ है वो सॉल्ट एक्स के अंदर पाए जाने वाले कुछ एलिमेंट्स की वजह से कॉज हुआ है। ठीक है, और इस जगह पे वो ये कह गया कि जी पहले से वो बीमारी उनमें थी और उससे बाकियों को लगी है। हम अगली चॉइसेस को देखते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम के फीवर आर द विक्टिम्स ऑफ द गोल्डन वाइपर ऑफ सिंध। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टेटमेंट में नहीं है। आई हैव टोल्ड यू न्यूमरस टाइम्स कि लॉजिकल डिडक्शंस के अंदर आपने क्या करना है कि लॉजिकल डिडक्शंस के अंदर आपने क्या करना है कि आपने उसी इंफॉर्मेशन के साथ जो है ना वो उसी इंफॉर्मेशन को जो है आपने स्टिक रहना है कि जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। द साइंटिस्ट एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शंस बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सॉल्ट यूज्ड। ऐसी भी कोई बात हमें नहीं बताई गई। द 160 वाइट कैट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट वर केप्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया कि किसको प्लेसिबो लगाया कितनों, बस ये बताया गया कि 160 को प्लेसिबो इंजेक्ट किया, 160 को सॉल्ट एक्स किया, और खुद ही बता दिया है कि ये के फीवर जो है उन एलिमेंट्स की वजह से कॉज हुआ है जो कि सॉल्ट एक्स का है। तो कहीं भी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जो है ना पहले से जो कंक्लूजन है उसमें तो ये कहा गया है कि के फीवर उस सॉल्ट एक्स की वजह से, एलिमेंट्स की वजह से पाया गया। और ये जो आपको ऑप्शन बी है वो राइट चॉइस इसलिए कि वो ये कह रहा है कि जी कैट्स में पहले से वो था और वहां से उनको जो है ना प्रायर टू द एक्सपेरिमेंट यानी बिफोर द एक्सपेरिमेंट वो उनको फैला है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट अबव। जो ऊपर वाला आर्ग्यूमेंट गिवन था, यानी वो आर्ग्यूमेंट क्या था, वो आर्ग्यूमेंट ये था कि के फीवर इज कॉज्ड बाय सम एलिमेंट्स इन सॉल्ट एक्स। सो कौन सी बात जो है गिवन आर्ग्यूमेंट को, गिवन स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करती है, उसको सपोर्ट करती है। Almost all the white cats died within 2 days after the first symptom appeared. We have no such information given in the question. So आपने जो, मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने लॉजिकल डिडक्शन के क्वेश्चन के अंदर या एनालिटिकल रीजनिंग तो खैर सारे का सारा, चाहे वो सिनेरियो बेस्ड आएगा इंशाल्लाह, और कुछ सिनेरियोस थोड़े से लंबे होंगे, कुछ थोड़े छोटे होंगे, कुछ विजुअलाइजेशन से करने होंगे, कुछ पिक द ऑड वन आउट से करने होंगे, जो मेथड्स मैंने पहले भी बताए हुए हैं और आगे जाके इस लेक्चर में भी मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आपने उस बात तक महदूद रहना है, उस बात तक लिमिटेड रहना है जो बातें आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में कुछ भी हमें ऐसा गिवन नहीं था कि वाइट कैट्स कब मरी हैं या कब उनकी डेथ हुई है। तो नेक्स्ट पार्ट है ऑप्शन बी है, सॉरी। द ब्लड टेस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द के फीवर रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ अ टॉक्सिक एलिमेंट इन देयर ब्लड नॉर्मली फाउंड इन सॉल्ट एक्स। अब ऊपर आपको वो ये कह रहा था कि सॉल्ट एक्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए गए थे जैसे जिनकी वजह से के फीवर कॉज हुआ है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो विक्टिम्स यानी जो 39% ऑफ द कैट्स जिनकी डेथ हुई है, जिनको सॉल्ट एक्स इंजेक्ट किया गया था, उनका जब ब्लड टेस्ट किया गया तो उनके ब्लड टेस्ट में टॉक्सिक यानी पॉइजनस एलिमेंट पाया गया जो कि आम तौर पे कहाँ पाया जाता है, सॉल्ट एक्स में। तो ये बात यहाँ से क्लियर होगी कि सॉल्ट एक्स की वजह से डेथ्स हुई हैं, क्योंकि वो जो टॉक्सिक एलिमेंट था वो सॉल्ट एक्स में पाया गया, और वो टॉक्सिक एलिमेंट जो विक्टिम्स यानी जो द कैट्स विच डाइड, ठीक है, वो उनके ब्लड टेस्ट के अंदर पाया गया था। तो सबसे ज्यादा ये स्टेटमेंट इसको सपोर्ट करती है। मैं अगली स्टेटमेंट भी पढ़ के समझा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। सम ऑफ द एलिमेंट्स इन सॉल्ट एक्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट ऑफ अ सर्टेन पॉइजनस herb of hunza. We have no such information. Normally the rate of K fever among the white cats is less than 0.01%. इसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। हमें ये कहा गया 160 को सॉल्ट एक्स लगाया है, 160 को प्लासिबो लगाया है, 39% जिनको सॉल्ट एक्स लगाया गया था उनकी डेथ होगी। कब डेथ हुई, कितने टाइम बाद हुई, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। कंक्लूजन क्या गिवन है, कंक्लूजन ये गिवन था कि सॉल्ट एक्स के अंदर जो है कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि के फीवर कैट्स के अंदर कॉज करते हैं। नॉर्मली द रेट जो भी हो गया विद इन द 2 weeks about 40% of white cats who were injected with placebo also contracted K fever. We have no such information. The only information given was
कि सॉल्ट टैक्स भी लगाया, प्लेसिबो भी लगाया। सॉल्ट टैक्स लगाया गया था जिन कैट्स को, उसमें से 39% ऑफ द कैट्स की क्या हो गई, डेथ हो गई। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज वन क्वेश्चन वाला, ये एक स्टेटमेंट से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लॉजिकल डिडक्शन है। वॉल चॉकिंग ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी शुड बी आउटलॉड। आउटलॉ का मतलब क्या है, यानी इलीगल है, कानून के खिलाफ है। रेडिकल्स एंड फनेटिक्स, फनेटिक्स इनको कहते हैं, लुनाटिक्स इनको कहते हैं, जो कि शदीद हद तक किसी चीज के पीछे पागल होते हैं। रेडिकल्स जिनके रेडिकल थॉट्स होते हैं, अनयूजुअल थॉट्स होते हैं, हैव नो राइट टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी व्हेन प्रमोटिंग देयर अनसेवरी व्यूज। तो वो ये कह रहा है कि अपने वो जो व्यूज हैं, अनसेवरी व्यूज हैं, उनको, रेडिकल्स और फनेटिक्स को इस चीज का बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज कर रहे, क्योंकि वॉल्स क्या होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। तो वॉल चॉकिंग क्या होता है कि वॉल्स के ऊपर जो लोग चीजें लगाते हैं। द आर्ग्यूमेंट अबव इज बेस्ड ऑन द आइडिया। सो जो ऊपर गिवन सारे का सारा आर्ग्यूमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो किस आइडिया के ऊपर बेस्ड है। एवरी पर्सन यूजेस वॉल चॉकिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ आइडियाज रेडिकल और फनेटिक। वो इस तरह से बात है कि वो ये कह रहा था कि जो रेडिकल और फनेटिक्स हैं, ठीक है, वो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना चाहिए, उनको अपने अनसेवरी आइडियाज को, अनसेवरी व्यूज को प्रमोट करने की। जनरल पब्लिक हैज इंटरेस्ट इन द फ्री एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पेपर में क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एनी प्रमोशनल एक्टिविटी विच इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। नो, इट शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। वो तो कह रहा है आउटलॉड है। रेडिकल एंड फैनेटिक्स प्रेफर टू यूज पब्लिक प्रॉपर्टी व्हाइल प्रोपोगेटिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू। यस, ये एक बात है, लेकिन आइडिया किस पे बेस करता है? ये इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, बट सारे का सारा आइडिया क्या था? वो आइडिया ये कह रहा है कि वॉल चॉकिंग वही लोग कर रहे हैं जो कि रेडिकल और फैनेटिक्स हैं। उसने तो ये बात यहीं पे खत्म कर दी, तो सबको ही कह दिया कि वो सारे के सारे रेडिकल और फैनेटिक्स हैं। लीगल कंस्ट्रेंट्स शुड बी इक्वल फॉर ऑल। वो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात महदूद है वो सिर्फ उसने रेडिकल और फैनेटिक्स करार दे दिया उन लोगों को जो कि वॉल चॉकिंग करते हैं। तो आपने करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूं कि आगे अब आपने जाके क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन। देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्संस। जी, मैं इनको मार्क कर लेता हूं, जे, डी, ई एंड टी एंड जी भी है। सो 6 लोग हैं एक फैमिली में जिनके नाम क्या हैं, जी, जे, बी, ई, टी और जी एंड जी। देयर प्रोफेशंस आर टीचर, राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर एंड लॉयर। सो इस फैमिली के अंदर जो है, जो उनके प्रोफेशन है, उनमें से एक टीचर है, एक राइटर है, एक एक्टर है, एक सिंगर है, एक डांसर है और एक लॉयर है, बट नॉट रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर। अब ऑर्डर सेम नहीं है। एक है ना कि मैं रिस्पेक्टिवली कहता हूँ, अच्छा अगर जी है तो फिर जी उसके मुताबिक टीचर होता है, जे जो है वो राइटर होता है, एंड सो ऑन। सो दिस इज नॉट इन द ऑर्डर। जी इज अ टीचर। सो स्ट्रेट अवे उसने खुद ही कह दिया कि जी क्या है, जी एक टीचर है। जी इज अ डांसर। सो जिन जिनके बारे में क्लियर गिवन है वो मैं मेंशन कर लेता हूँ। सो आपने न्यू पेपर के अंदर उसको मार्क कर लेना है। जी जो है वो एक डांसर है, अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। बी इज नीदर राइटर नॉर एक्टर। सो बी जो है वो ना तो राइटर है और ना ही एक्टर है। अभी मैं इसकी तरफ वापस आता हूँ। ई इज नाइदर सिंगर नॉर लॉयर। ई जो है वो ना सिंगर है और ना ही लॉयर है। सो वो लॉयर भी नहीं है और सिंगर भी नहीं है। टी इज एन एक्टर। टी क्या है, एक्टर है। टी के बारे में बता दिया वो एक्टर है, और जे के बारे में बता दिया कि वो लॉयर है। जे इज अ लॉयर। सो मैंने लिस्ट मार्क कर ली। अब बचे बी और ई। बी और ई बचे, और पीछे कौन कौन रह गया, राइटर रह गया और प्रोफेशन में से एक्टर रह गया, ठीक है। सो अब बी के बारे में बताया जा रहा है कि ना तो वो राइटर है ना एक्टर है। एक्टर तो टी है और राइटर अभी तक हमने किसी को अलॉट नहीं किया था। और ई के बारे में ये बताया जा रहा है कि ई ना तो सिंगर है ना ही लॉयर है। तो पीछे कौन कौन से रह गए हैं, कौन कौन से प्रोफेशन के बारे में हमें क्लियरली पता नहीं है। तो जिन प्रोफेशन के बारे में क्लियरली पता नहीं है उनमें से एक तो जो राइटर है वो मिस्ड है, एक राइटर मिस्ड है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं तो एक राइटर मिस्ड है। सेकेंडली सिंगर कौन है हमें ये भी नहीं पता। बाकी 4 लोगों का, जी के बारे में बता दिया कि टीचर है, जे के बारे में बता दिया कि लॉयर है, टी के बारे में बता दिया कि एक्टर है, जी के बारे में खुद ही बता दिया कि डांसर है। अब बी और ई का क्या प्रोफेशन है वो हम पहले ढूंढ लेते हैं। अब बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी ना तो राइटर है ना एक्टर है। तो एक्टर तो टी था, और बी जब राइटर नहीं है तो पीछे क्या बचा, बी क्या है, बी एक सिंगर है। सो बी क्या हो गया, सिंगर हो गया। मैंने ये डिडक्शन निकाल ली इसमें से, लॉजिकली इसको डिड्यूस कर लिया। ई के बारे में क्या कह रहा है,
कह रहा है कि ई ना तो सिंगर है ना लॉयर है। अब पीछे कौन कौन से लोग रह गए, एक ही रह गया था, राइटर रह गया। इसका मतलब है ये क्या है, राइटर है। क्योंकि लॉयर कौन है, लॉयर तो जे है, जे के बारे में ऑलरेडी बताया गया है कि ही इज अ लॉयर। सो लॉजिकली डिड्यूस कर लिया गिवन स्टेटमेंट्स की बेसिस पे, मैंने खुद से एक रिजल्ट जो है वो डिड्यूस किया, मैंने एक नतीजा निकाल लिया कि अच्छा अगर ये चार लोग ये हैं और ये नहीं हो सकता तो फिर पीछे ये बचता है, ये होगा। तो ये वाला काम मैंने यहाँ पे यूज किया है। नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में कह रहा है हु अमंग देम हैज अ प्रोफेशन ऑफ लॉयर। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था कि जे जो है वो लॉयर है, तो जे इज अ लॉयर, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। हु इज अ टीचर अमंग देम, दिस वाज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, सो जी इज अ टीचर अमंग देम, मैंने मार्क कर दिया। विच प्रोफेशन डज ई बिलोंग टू, सो ई का प्रोफेशन मैंने निकाल लिया, ही इज अ राइटर, सो ई इज अ राइटर। हु इज अ डांसर अमंग देम, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि जी इज अ डांसर अमंग देम। सो सम टाइम लॉजिकल डिडक्शंस आपके पास इस तरह से आएंगी कि आपके पास सिंपल तो नहीं है, जो स्टेटमेंट थी जिसमें अब ये स्टेटमेंट कैट वाली वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स थी, फिर उसमें से डिडक्शंस निकालनी है। इसी तरीके से फिर सम ऑफ देम दे विल हैव व्यूज या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जिस तरह इसके अंदर व्यूज जो आर्ग्यूमेंट्स गिवन थे, इसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन थी, ठीक है, कि जी ये स्टडीज की और ये हुआ उसका रिजल्ट, तो आपने डिडक्शन लेनी थी। सम टाइम डिडक्शन आपने किस तरह से करनी होती हैं पेपर के अंदर, लॉजिकल डिडक्शन जो आपके नेट के टेस्ट के अंदर होती हैं, एनटीएस के टेस्ट के अंदर या गैट के टेस्ट के अंदर होती हैं आपके पास, तो लॉजिकल डिडक्शन आपने गिवन इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आपने करना क्या है, आपने चीजों को डिड्यूस करना है। डिडक्शन का मतलब ही ये है कि एक बात से आप एक नया रिजल्ट डिड्यूस करोगे, एक आइडिया आपने करना है, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉजिक, खुद से कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी, खुद से कोई इंफॉर्मेशन निकालनी नहीं है। लॉजिकल डिडक्शन को करने का सबसे इजी वे क्या है, स्टिक टू द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, उसके मुताबिक चीजें करो, यू विल गेट द आंसर्स इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट जो है अब इसके अंदर वो हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने देखने हैं, और उन दोनों को मैंने करने का तरीकाकार बताया हुआ है। जो पेपर में जो लास्ट अभी पेपर हुआ है एनटीएस का, उसके अंदर जो रिपीटेड चीजें हैं वो भी मैंने उसमें ऐड कर दी हैं। तो वो आपने अब नेक्स्ट हम आगे उसको सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। टू मेथड टू सॉल्व देम। एक क्या होता है कि आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ऊपर से एक सिनेरियो गिवन होता है, और आप उस सिनेरियो को क्या करते हो, उस सिनेरियो को आप चेक करते हो कि कौन सी कंडीशन उस सिनेरियो की फुलफिल कर रहे हैं मेरे ऑप्शंस, और कौन सी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें फुलफिल नहीं कर रही होती हैं आप उनको डिस्कार्ड करते जाते हो, और जो सी ऑप्शंस आपकी कंडीशंस के मुताबिक होती हैं, इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस होती हैं, आप उनको क्या करते हो, इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस होती हैं, उनको आप क्या करते हैं कि आप उनको जो है राइट आंसर के तौर पे मार्क कर लेते हैं। सो दैट इज द टाइप वन ऑफ द एनालिटिकल सॉल्विंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है ये ऑल्दो आई हैव डन इट इन माय क्लास एज वेल, आपके पोर्टल के ऊपर भी अपलोडेड है, आपके यूट्यूब के ऊपर भी अपलोडेड है। सो टाइप टू का ये क्वेश्चन है। सो टाइप टू के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड क्या बताया हुआ है कि टाइप टू ऐसे होते हैं जिनमें आप उस सिनेरियो को विजुअलाइज कर सकते हो। सो इन दिस क्वेश्चन आप, या इस तरह के जो बाकी क्वेश्चन होते हैं, इन सच सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन विजुअलाइज द गिवन सिनेरियो। सो हम यहाँ पे यही काम करेंगे कि हम इस कंडीशन, इसका जो कंडीशंस गिवन है, जो सिनेरियो गिवन है, उनको हम रीड आउट करेंगे, एंड आफ्टर रीडिंग देम आउट वी विल विजुअलाइज द सिनेरियो एंड वी विल यूज दैट visualization to solve the remaining questions asked from this paragraph. So let me first read this paragraph for you guys and make you guys understand it. So there are three women X, Y, and Z, and they are traveling in a van with five children A, B, C, D, and E. So the van has a driver's seat, one passenger seat in the front, and two benches behind the front seats. One bench behind the first. Each bench has room for exactly three people. Everyone must sit in a seat or on a bench, and sitting is subject to the following restrictions. So अभी तक जो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सिनेरियो पता चला है, let me explain it for you guys. So हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक वैन है हमारे पास, एंड उस वैन के अंदर we have to seat up total of 8 people. X, Y, Z जो हैं वो 3 women हैं जो कि उस वैन में बैठी हुई हैं, A, B, C, D, E are the 5 children जो कि उस वैन के अंदर बैठे हुए हैं। अब विजुअलाइजेशन इसमें हम कैसे करेंगे? सो गिवन कंडीशन ये है कि जो वैन है उसके अंदर देयर आर टू सीट्स ऑन द फ्रंट. So inside the van there are two seats on the front. One is the driver's seat and the other is the front passenger seat. And there are two benches. So there are two benches. So it's written that there are two benches behind the front seats. One bench behind the first. So एक bench है, फिर उसके पीछे एक और bench है. So I have visualized the given scenario.
So what are the restrictions? Now, according to the restrictions, a woman must sit on each bench. So the first restriction is that a woman must sit on each bench. Either X और Y must sit in the driver's seat. या तो X ड्राइव करेंगी या Y ड्राइव करेंगी. So जो दो women who were in the were in those group of 8 people, तो X और Y जो है either X ड्राइव करेगी या फिर Y ड्राइव करेंगी. C must sit immediately beside C. So I have drawn the visualization here for you guys, and the conditions are, there are 3 conditions. कि एक तो ये है कि सब लोगों ने जाना है, ठीक है. सो उसके बाद क्या बात है कि एक वुमेन जो है एटलीस्ट बेंच के ऊपर बैठेंगी और एक्स या वाई में से कोई एक ड्राइव करेगा और सी ने जो है वो ई के साथ बैठना है. So which of the following can sit in the front passenger seat? So the first question according to this scenario is which of the following can sit on the front passenger seat? So इनमें से कौन जो है वो front passenger seat के ऊपर बैठ सकता है? So let me remove some space for you guys. So अगर यहाँ पे देखा जाए तो C जो है ये फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर नहीं बैठ सकता. उसकी रीजन ये है कि उसने कहा था कि C और E ने इकट्ठे बैठना है. सो इफ यू लुक एट द लास्ट कंडीशन, ठीक है, अगर आप इस विजुअलाइजेशन की लास्ट कंडीशन को देखोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि सी ने और ई ने इकट्ठे बैठना है. अब मैं सी को यहाँ पे अगर बिठाऊंगा तो ई तो ड्राइव नहीं कर सकता. ड्राइव या तो एक्स कर सकती हैं या फिर वाई ड्राइव कर सकते हैं. डी, यस, डी के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. डी इज अ चाइल्ड, ही कैन सिट इन द फ्रंट पैसेंजर सीट. या एक्स ड्राइव करेगी या वाई ड्राइव करेगी. एक्स, वाई और जी ऑल 3 आर वेमेन. सो अगर लेट से एक्स ड्राइव कर रही है, वाई और जी में से वन विल सिट ऑन द फ्रंट बेंच एंड द other one will sit on the bench which is behind the first bench. क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है कि हर खातून ने every woman must sit on each bench. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ही आपके पास ये थी. तो या एक्स ड्राइव करेगा या वाई ड्राइव करेगी, और या फिर अगर वाई ड्राइव कर रही है तो फिर एक्स किसी बेंच पे बैठेंगी. अब डी की किसी के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो एक्स और वाई इन्होंने तो ड्राइव करना है. दे कैन नॉट सिट ऑन द फ्रंट, they cannot sit on the front passenger seat, they will sit on the front driver seat. So question ये है कि front passenger seat पे कौन बैठ सकता है. So the question is कि who among them can be seated on the front passenger seat. So X and Y cannot sit on the front passenger seat. They will be sitting on the driving seat. अगर वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हुए तो देन कंडीशन है कि हर खातून ने एक बेंच पे बैठना है. तो आइदर दे विल बी सिटिंग ऑन वन ऑफ द बेंचेस इफ दे आर नॉट ड्राइविंग द कार. तो जी जो है, जी इज ऑल्सो अ वेमेन. ये तो फ्रंट पैसेंजर सीट पे नहीं बैठा सकते हम, क्योंकि अगर एक्स ड्राइव करेगा और अगर हम जी को यहाँ पे बिठा देंगे तो वो जो कंडीशन है कि उन बच्चों के साथ एटलीस्ट एक खातून ने लाजमी बैठना है ऑन द बेंचेस, वो कंडीशन वायलेट हो जाएगी, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. So D is the only choice which can sit on the front passenger seat. I have explained you guys. तो इसी से related next question है which of the following groups of 3 can sit together on a bench. So the question says कि ये जो तीन options आपके पास given है, in each of the options who among them can sit on a bench. So कौन से 3 लोग जो हैं वो एक बेंच के ऊपर seated हो सकते हैं. सो पहला ऑप्शन है मेरे पास ए सी ई. सो ए सी ई को मैं नहीं बिठा सकता. देखें कंडीशन वाज कि सी मस्ट सिट इमीडिएटली बिसाइड ई. बात तो ठीक है, सी ई के साथ बैठा हुआ है, तो फिर आप इसको क्यों नहीं बिठा रहे हैं. देखिए एक बेंच के ऊपर एक खातून ने लाजमी बैठना है. ए इज नॉट अ वुमन, ही शी इज अ चाइल्ड. वो जो उसने बताया कि 5 बच्चे जो है 5 चिल्ड्रन जो है ABCDE, ठीक है, वो है वैन में और 3 विमेन है. तो कंडीशन क्या थी कि एक खातून ने लाजमी बेंच पे बैठना है. तो ये उस कंडीशन को वायलेट कर रहा है. ए सी जी भी नहीं हो सकता क्योंकि सी के साथ ई ने बैठना था. ए वाई जी भी नहीं हो सकता. एक बेंच के ऊपर एक ही खातून बैठ सकती है. मैंने इसको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैंने आपको इसको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करा है. सो बी, डी एंड वाई, यस इट्स आ कॉम्बिनेशन जो कि बैठ सकता है बेंच के ऊपर, कोई रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है. देखें वाई बेंच पे बैठा दिया, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो ड्राइव कर रही हैं और बी और डी यहाँ पे आ गए. सी और ई ने इकट्ठे बैठना था. एक विमेन बची है जी, मैं उनको यहाँ पे बिठा दूंगा. और एक जो चिल्ड्रन लेफ्ट इज ए, उसको मैं फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठा दूंगा. तो मैंने अपना विजुअलाइजेशन कर दिया एंड नथिंग इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. क्योंकि एक्स और वाई में से किसी एक ने ड्राइव करना था. एक्स इज ऑन द ड्राइविंग सीट, वाई इज सिटिंग विद डी एंड बी. सी और ई ने इकट्ठे बैठना था. दे आर
वो बिसाइड वन अनदर, सिटिंग बिसाइड वन अनदर, एक बेंच के ऊपर एक खातून ने लाजमी बैठना था, सो शी इज अ वुमन, शी इज सिटिंग विद द चिल्ड्रन। ए बचा, ए को मैं फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर बैठा लूंगा, तो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। लास्ट में मैं बता देता हूँ कि ये भी रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि सी ने ई के साथ बैठना था, तो डी अगर ई के साथ बैठेगा, ठीक है कि दो बच्चे बैठे हुए हैं साथ, एक खातून भी बैठी हुई है, बट कंडीशन स्टिल इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय, बिकॉज ई के साथ सी ने बैठना है, डी ने नहीं बैठना। इफ ए सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, अब एक सिनेरियो आपको गिवन है कि ए अगर जी के साथ बैठ गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बेंच है, एक बेंच के ऊपर ए और जी इकट्ठे बैठ गए हैं। अब इसका मतलब है या तो एक्स ड्राइव कर रहे होंगे या फिर वाई ड्राइव कर रहे होंगे, और सी और ई ने इकट्ठे बैठना है, तो इसका मतलब है सेकंड बेंच के ऊपर सी और ई तो इकट्ठे बैठे होंगे। हाँ, एक्स और वाई की पोजीशन को आप स्वैप करवा सकते हैं, अगर आप वाई को ड्राइविंग सीट पे लेके जाते हैं तो एक्स को आप जो है वापस पिछले बेंच पे ले आएंगे। अब या तो आप बी को यहाँ पे बिठाओ या फिर यहाँ पे भी बिठा सकते हो, पीछे बी और डी रह गए ना। ठीक है, जो 5 चिल्ड्रन है, ए बी सी डी ई में से जो 5 चिल्ड्रन है हमारे पास, उसमें से आइदर आई कैन, द चॉइस इज माइन, कि मैं ये चाहूँ कि मैं डी को यहाँ पे बिठाऊं या मैं डी को फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठाऊं। अगर मैं वो करूंगा तो इनकी पोजीशन को भी मैं स्वैप करवा दूंगा, राइट। सो सी सिट्स इमेज, क्वेश्चन ये है कि ए सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, कंडीशन ये है कि ए को आपने जी के साथ बिठाया हुआ है, तो कौन सी बात ट्रू नहीं हो सकती? सी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड वाई, ये तो ट्रू होगी भाई, सी और ई ने इकट्ठे बैठना है। अगर वाई ड्राइव नहीं करी तो फिर वाई बेंच पे बैठेंगी, तो ये तो बात ट्रू हो सकती है। डी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, ये बात भी ट्रू हो सकती है, जो कि यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि चॉइस मैंने पुट अप की है। बी सिट्स इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी चॉइस है कि आप बी को यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठाओ या डी को फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठाओ, तो ये बात भी आपकी ट्रू हो सकती है। ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, सो ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, ये बात भी हो सकती है। मैंने कहा है ना कि आप बी को यहां ले आओ, डी को यहां ले जाओ। बी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज एक्स, ये बात नहीं ट्रू हो सकती, क्योंकि जब ए और जी का आपने ग्रुप कर दिया, तो पीछे दो लोग जो ग्रुप में बैठने थे, इकट्ठे बैठने थे एक पेयर में बैठने थे, सी और ई, वो फिर वाई के साथ बैठेंगे। अगर एक्स ड्राइव नहीं भी कर रहा, लेट से वाई ड्राइव कर रहा है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू गाइस, अगर एक्स यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं और वाई जो है, सॉरी एक्स ड्राइव नहीं कर रहा, वाई ड्राइव कर रहा है, एंड एक्स इज सिटिंग ऑन द बेंच, तो फिर भी मैं बी को एक्स के साथ नहीं बिठा सकता, क्योंकि ए और जी जब इकट्ठे हो गए हैं, तो पीछे सी और ई ने तो एक एक दूसरे के साथ बैठना था। तो अगर एक्स उनके साथ बेंच पे बैठेगा भी, तो देर इज नो स्पेस फॉर बी, बी विल बी ऑन आइदर ऑन द फ्रंट बेंच या ऑन द बेंच जिसपे ए और जी है, आइदर और ऑन द फ्रंट पैसेंजर सीट। So this is why this condition can never ever be true. So these four were the possibilities which can be true in different orders. So मैंने ये आपको बता दिया कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है या सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन इज रिपीटेड अप टिल जो 30 नवंबर से लाहौर में टेस्ट स्टार्ट हुए और 6 दिसंबर तक ऑलमोस्ट टेस्ट हो रहे हैं। आज बहरिया के कराची कैंपस में, लाहौर में और कराची में आपको पता है 2 फेजेस के अंदर टेस्ट होते हैं। तो अभी तक जो फेज 1 हुआ है वहां पे ये टेस्ट आए हैं। अब फेज 2 के टेस्ट के अंदर भी ये आ सकता है, और जो इस्लामाबाद कैंपस में 14 ऑनवर्ड्स टेस्ट होने हैं वहां पे भी आ सकता है। और अगर किसी का फेज 1 का कराची या लाहौर कैंपस का टेस्ट मिसिंग है, तो ये मैं बता दूं कि दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको बताया कि रैंडमली पूल ऑफ क्वेश्चन में से शफल होकर क्वेश्चन आते हैं, बट यू गाइज मस्ट प्रैक्टिस इट, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इन द एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट। So next question from the same scenario is, if Y sits on a bench that is behind where C is sitting. So Y एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, जिस बेंच के पीछे, उस बेंच के पीछे वो बैठा हुआ है जिस बेंच के ऊपर C बैठा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सी अगर एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, तो सी के साथ तो हमें पता है कि ई ने बैठना था, सी के साथ ई बैठा हुआ है, एंड वाई इज सिटिंग ऑन द बेंच बिहाइंड वेयर सी इज सिटिंग। इट मींस दैट आगे तो फ्रंट पे 2 पैसेंजर सीट्स हैं, सो व्हेन देयर आर ओनली 2 पैसेंजर सीट्स एट द फ्रंट, सो इसका मतलब है कि एक्स विल बी ऑन द ड्राइविंग सीट, एंड द कंडीशन जो कि फुलफिल करनी थी कि खवातीन में से वन शुड बी मस्ट बी सिटिंग ऑन द बेंच, तो वो जी को फिर आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि सी के पीछे वाले बेंच के ऊपर वाई उसने कहा है कि बैठा हुआ है। अब कौन कौन से लोग पीछे रह गए हैं? ए लेफ्ट है, बी लेफ्ट है और डी लेफ्ट है। सो आप चाहो तो इनको बेंचेस पे भी बिठा सकते हो, चाहो तो किसी एक को आगे फ्रंट सीट पे भी बिठा सकते हो। मैंने थोड़ा सा सिनेरियो विजुलाइज कर लिया।
सो अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, वाई सिट्स ऑन अ बेंच दैट इज बिहाइंड वेयर सी इज सिटिंग। सो वाई मैंने बिठा दिया उस बेंच पे जहां पे सी बैठा हुआ है, सी के साथ ई ने बैठना था, और इसका मतलब है एक्स या वाई ड्राइव कर सकता है, जब वाई बेंच के ऊपर है इसका मतलब है एक्स ड्राइव कर रहा है, और एक खातून ने बेंच पे लाजमी बैठना, तो जी को मैंने यहाँ पे बिठाया, मैंने फिर बता दिया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस थिंग, कि वो पूछ रहा आपसे ये है कि कौन सी चीज इसमें से 100% ट्रू होनी चाहिए। बी सिट्स ऑन अ सीट और ऑन अ बेंच दैट इज इन फ्रंट वेयर ई इज सिटिंग। ठीक है, ये बात ठीक है कि बी को आप यहाँ पे भी बिठा सकते हो, बी को यहाँ पे भी बिठा सकते हो, ये बात ठीक है, बट हमने वो चीज ढूंढनी है विच मस्ट बी ट्रू। ये बात याद रखिएगा कि वी नीड टू फाइंड आउट विच मस्ट बी ट्रू। सो वो कंडीशन विच मस्ट बी ट्रू, ये बात सारा फोकस मेरा मस्ट बी ट्रू के ऊपर रहेगा। ये हो भी सकता है ट्रू, नहीं भी हो सकता। देखो मैं बी को यहाँ बिठा दूं, मैं बी को यहाँ पे बिठा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ढूंढना है कि वो बात जो कि लाजमी ट्रू होनी चाहिए। डी सिट्स इन अ सीट और ऑन अ बेंच दैट इज इन फ्रंट वेयर ए इज सिटिंग। ठीक है, ये बात भी ट्रू हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखो मैं ए को यहाँ पे बिठा दूं बी के साथ, और डी को मैं आगे सीट के ऊपर ले जाऊं, मैं लेके जा सकता हूँ, लाजमी नहीं है कि ये ट्रू हो। मैंने वो ढूंढना है कि जिसको लाजमी ट्रू होना चाहिए इस कंडीशन के अंदर। ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, बात फिर वही आ जाती है कि मैं ए और बी को बेंच पे बिठाऊं, मैं डी को आगे फ्रंट पैसेंजर सीट पे ले जाऊं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ए और डी को बेंच के ऊपर बिठा दूं, ए और डी को मैं बेंच के ऊपर बिठा दूं और बी को मैं फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर ले जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने फिर द फोकस इज ऑन फाइंडिंग विच मस्ट बी ट्रू। सो डी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज वाई, तो डी उस बेंच के ऊपर बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता था। ई सिट्स ऑन द सेम बेंच एज जी, ये बात लाजमी ट्रू होगी। उसकी वजह यह है कि उसने कहा था कि वाई जो है उस बेंच के ऊपर बैठेगा, बैठेगा जिस बेंच के वो वाला बेंच जो कि उस बेंच से पीछे है जिसपे सी बैठा हुआ है। सी जिस बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, वाई ने उससे पीछे वाले बेंच के ऊपर बैठना है। तो सी के साथ तो ई ने बैठना था, तो पीछे एक ही खातून बची थी जिसको आप बेंच पे बैठा सकते थे, वो जी थी, तो ये लाजमी ट्रू होना था। तो ई सिट्स ऑन द सेम बेंच एज जी, क्योंकि सी के साथ ई ने बैठना था। सो दिस इज द कंडीशन विच मस्ट ऑलवेज बी ट्रू। बाकी कंडीशन में आप उनकी पोजीशंस को, दे डोंट मैटर, आप ए डी को यहाँ बिठाओ, बी को फ्रंट पैसेंजर पे सीट पे ले जाओ, डी का बस हुआ, उसका दिल हुआ, तो वो डी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। तो वो कंडीशन लाजमी नहीं थी कि जिनको मैं ट्रू करता। सो the question says that an internal services manager at a large corporation has been assigned the task of allotting offices to the six of the staff members. The offices are titled A through F. So the question says कि हमारे पास एक ऑफिसेज है, इंटरनल सर्विसेज मैनेजर है जिसके पास ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज के नंबर ए से लेके एफ तक हैं। सो माय टिप जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दी थी कि ए बी सी डी ई एंड एफ। सो आप कंडीशंस को राइट साइड पे लिख लिया करो। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में आप कोशिश किया करो गिवन सिचुएशन के ऊपर आप अरेंजमेंट्स बना लो, जिसका मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। नाउ द फर्स्ट कंडीशन सेज मिसेज रूबी नीड टू यूज द टेलीफोन क्वाइट ऑफन थ्रू आउट द डे। सो पता ये चल रहा है कि ऑफिस में एक एम्प्लॉय है जिनका नाम मिसेज रूबी है, एंड शी नीड्स टू यूज द टेलीफोन क्वाइट ऑफन थ्रू आउट द डे। So the next question is Mr. Mujahid, Mr. Zahid need adjacent offices as they need to consult each other often while working. So ऑफिस आवर में मुजाहिद साहब और जाहिद साहब को एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंसल्ट करना पड़ता है, तो एक कंडीशन ये है कि आपने उनको एडजेसेंट ऑफिसेज देने हैं, यानी एक दूसरे के बराबर में, एक दूसरे के साथ साथ ऑफिस देने हैं, नेबरिंग ऑफिसेज देने हैं। Mrs. Fozia is a senior employee and has to be allotted the office marked E having the biggest window. So Mrs. Fozia is their boss. She is the most senior employee in that office. So she'll be given the office marked E. So एक बात तो बड़ी क्लियर है कि मिसेस फोजिया जो है वो ऑफिस ई में है। सो मैं चुप करके क्या कर रहा हूं, मिसेस फोजिया को ऑफिस ई अलॉट कर देता हूं। सो इनको मैंने मिसेस फोजिया को ऑफिस ई जो है वो अलॉट कर दिया, क्योंकि एक बात तो मुझे क्लियर थी, मिस्टर आबिद रिक्वायर्स साइलेंस इन द ऑफिस नेक्स्ट टू हिज। मिस्टर आबिद को ऑफिस में बिल्कुल खामोशी चाहिए। और रूबी क्या करती थी, फोन के ऊपर ज्यादा बात करती थी। मे बी वो जिस तरह हमारी मैम कोऑर्डिनेटर हैं, उनको जो है सारे स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हो सकता है मिसेस रूबी इज द कोऑर्डिनेटर और ऑन सच काइंड ऑफ अ पोजीशन इन दैट ऑफिस एंड शी नीड टू टॉक ऑन फोन क्वाइट ऑफन थ्रू आउट द डे। सो एक बात ये पता चली कि ये पड़ोसी कभी भी नहीं बनाए जा सकते। ये बात आपने खुद कंसीव करनी है, क्योंकि आबिद साहब को साइलेंस चाहिए, मिसेज रूबी को बूंदे बात करनी पड़ती है। शाहिद
मुजाहिद एंड आबिद आर ऑल स्मोकर्स। सो 3 लोग ऑफिस में स्मोकर्स हैं, मिस्टर शाहिद, मिस्टर मुजाहिद एंड मिस्टर आबिद। मिसेस फोजिया रिक्वायर्स नॉन स्मोकिंग नेबर्स। तो कोई भी स्मोकर जो है वो मिसेस फोजिया के जो नेबरिंग ऑफिस बनते हैं डी और एफ, उनमें कोई भी स्मोकर नहीं आ सकता। दिस ऑफिस शुड बी अलॉटेड टू नॉन स्मोकर्स, राइट? सो आई एम रिवाइजिंग द गिवन सिनेरियो फॉर यू गाइज अगेन। रूबी फोन पे बात करती हैं, मुजाहिद और जाहिद को इकट्ठे ऑफिस देने हैं। अब शाहिद भी स्मोकर है, मुजाहिद भी स्मोकर है, आबिद भी स्मोकर है। पीछे कौन कौन से लोग नॉन स्मोकर्स रह गए? सबसे पहले मैं इनको ढूंढ लेता हूं। रूबी स्मोक नहीं करती, जाहिद भी स्मोक नहीं करता। तो रूबी और जाहिद को हम इसके नेबर्स में, मिसेस फोजिया के नेबर्स में ऑफिस अलॉट कर सकते हैं। रीजन क्या है अलॉट करने की? क्योंकि मिसेस फोजिया के पड़ोस में कोई भी स्मोकर जो है उसको ऑफिस अलॉट नहीं किया जा सकता। सो इसका मतलब है 2 ही लोग नॉन स्मोकर्स हैं, रूबी जिनको मैं ये ब्लू में मार्क कर रहा हूं, और मिस्टर जाहिद। सो यहां पे या जाहिद को ऑफिस दिया जा सकता है या रूबी को ऑफिस दिया जा सकता है। मैं रूबी को यहां पे रख रहा हूं इसमें, ऑफिस एफ में, और जाहिद को मैं ऑफिस डी में रख रहा हूं। ठीक है? सो जाहिद को मैं ऑफिस डी में रख रहा हूं और रूबी को मैं ऑफिस एफ में रख रहा हूं, क्योंकि नेबर जो हैं हमने इनको हमेशा नॉन स्मोकर्स देने हैं। तो पीछे बचते ही 2 लोग नॉन स्मोकर्स हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि रूबी को ऑफिस डी भी तो दिया जा सकता था, आपने रूबी को ऑफिस एफ क्यों अलॉट किया? उसकी रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि आबिद जो है एक तो उससे रूबी को दूर करना है, क्योंकि आबिद को साइलेंस चाहिए था, और रूबी जो है शी वॉज द एम्प्लॉय हु नीड टू यूज द फोन क्वाइट ऑफन। प्लस जाहिद के साथ मुजाहिद को एडजेसेंट ऑफिस देना था। ये बात मेंशन थी इस क्वेश्चन में। ये यहां पे मैं क्लियर कर दूं, ये क्लटर थोड़ा सा। सो उसमें उन्होंने कहा कि मुजाहिद और जाहिद को आपने एडजेसेंट ऑफिस देना है, अलॉट करने हैं। ठीक है? सो मुजाहिद और जाहिद को आपने एडजेसेंट ऑफिस अलॉट करने थे। तो अगर मैं जाहिद साहब को ऑफिस एफ अलॉट करता तो मैं उसके पड़ोस में मुजाहिद को तो ऑफिस नहीं दे सकता था, क्योंकि क्लियरली मेंशन था कि मिसेस फौजिया ने पक्का ऑफिस ई के अंदर ही रहना है। सो मैंने जाहिद को यहाँ पे रखा ताकि उनके पड़ोस में, यहाँ पे मैं उसको ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, मिस्टर मुजाहिद को ऑफिस दे सकूं। सो मैंने अरेंजमेंट कर दी कि मुजाहिद यहाँ पे आ गए। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आबिद रह गए हैं पीछे और शाहिद रह गए हैं। सो किसको कौन सा ऑफिस अलॉट किया जाए? शायद यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। मुजाहिद, शाहिद और आबिद स्मोकर्स थे, वो मिसेस फौजिया से भी दूर हो गए हैं। अब थोड़ा सा मैं इस बात का अंदाजा लगा रहा हूं कि आबिद को चूंकि साइलेंस चाहिए था, सो आबिद को मिस रूबी से कि ऑफिस से बहुत ज्यादा दूर ऑफिस अलॉट करते हैं। सो आबिद को मैंने ऑफिस ए अलॉट कर दिया और शाहिद को मैंने ऑफिस बी अलॉट किया। सो मैंने आबिद को रूबी से एज फार एज पॉसिबल था, जो जितना ज्यादा दूर हो सकता था, एक्सट्रीम एंड्स पे दोनों को ऑफिस दिए, एक एंड पे आबिद, दूसरे एंड पे रूबी। सो कंडीशंस मैंने सारी की सारी फुलफिल करके अरेंजमेंट बना ली। सो एक बात आप सबने याद रखनी है कि जहां पे भी आपके पास अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, सो आपने कोशिश करनी है कि गिवन कंडीशंस के मुताबिक उस सिनेरियो को वर्चुअली आपने वहां पे डिजाइन कर लेना है, बना लेना है। जो आपके पास रफ पेज या रफ जगह आपके पास वहां पे अवेलेबल होगी, सो आपने क्या करना है कि आप वहां पे उसको जो है वो ड्रॉ कर लो, बना लो उसको। लेकिन कोशिश करना है कि कोई कंडीशन मिस नहीं करनी, क्योंकि अरेंजमेंट के क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक अगर करोगे तो दैट विल स्टार्ट अ चेन रिएक्शन, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपके खराब कर देगा। सो अरेंजमेंट मैंने कर दी। फौजिया को ऑफिस ई दिया, क्यों? क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में कहा था। रूबी को मैंने ऑफिस एफ दिया और जाहिद को डी दिया। रीजन क्या है? क्योंकि मिसेस फौजिया के साथ नॉन स्मोकर नेबर्स मैंने अलॉट करने थे। तो नॉन स्मोकर्स में रूबी बचती थी और जाहिद बचते थे। जाहिद को ये ऑफिस क्यों नहीं दिया एफ? क्योंकि जाहिद के साथ मुजाहिद को रखना था, तो मैंने उसके साथ खाली ऑफिस फिर सी बनता था। मुजाहिद को मैंने वहां पे ऑफिस दिया और आबिद को मैंने ए ऑफिस क्यों दिया? हालांकि मैं बी और ए के बीच में आबिद और शाहिद को ट्विस्ट कर सकता था, उनको रिप्लेस कर सकता था। मैंने इसलिए आबिद को एक्सट्रीम एंड पे रखा ताकि रूबी से जो उनका डिस्टेंस है ऑफिस का वो सबसे ज्यादा हो जाए। आखिरी बात ये बताई जा रही है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड ऑल द एम्प्लॉयज मेंटेन एन एटमॉस्फेयर ऑफ साइलेंस ड्यूरिंग द ऑफिस आवर। यूजुअली वो लोग शोर नहीं करते हैं, ठीक है, ऑफिस में, बजाय इसके कि कोई काम हो, काम के अलावा वो शोर शराबा ऑफिस में नहीं करते हैं। नाउ लेट अस
स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 है इस सिनेरियो में से, अरेंजमेंट एक दफा बना दी, अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो। द आइडियल कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द ऑफिस फारदस्ट फ्रॉम मिस्टर जाहिद वुड बी। सो वो कौन से कैंडिडेट है कि जो जाहिद से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जिनका आइडियल ऑफिस बनता है। सो मेरी अरेंजमेंट के मुताबिक जाहिद और आबिद के बीच में 2 ऑफिस का डिस्टेंस है, और जाहिद और रूबी के बीच में 1 ऑफिस का डिस्टेंस है, क्योंकि बीच में मिसेस फोजिया का ऑफिस आ रहा है, फिर रूबी का है। जबकि जाहिद और आबिद के बीच में मुजाहिद और शाहिद 2 ऑफिस आ रहे हैं। सो मेरी अरेंजमेंट मैंने जो बना ली कंडीशन के मुताबिक, अब एडवांटेज क्या होगा, बार बार यू नीड नॉट टू गो टू द इस क्वेश्चन ऐसा, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको यू नीड नॉट टू गो थ्रू द कंडीशन अगेन एंड अगेन। सो मैं मार्क करता हूं मिस्टर आबिद को, चेक करता हूं कि इज माई आंसर राइट और नॉट। सो मुजाहिद का ये करेक्ट हो गया। सो पता ये चला कि अरेंजमेंट में आप बना लो चीजों को, अगर आपकी अरेंजमेंट करेक्ट है तो आपके क्वेश्चन भी करेक्ट होंगे, बट अरेंजमेंट में आपने बड़ा विजिलेंट रहना है। ज्यादा टाइम फिर आपने आंसरिंग के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम इस अरेंजमेंट को करेक्ट तरीके से बनाने में लगेगा। अब वो ये कह रहे हैं द 3 एम्प्लॉयज हु आर स्मोकर शुड बी सीटेड इन द ऑफिसेज। वो भी मैंने स्मोकर्स को मिसेस फोजिया से दूर रखना था, तो ये तो एक बड़ा इजी क्वेश्चन है कि फोजिया के पड़ोस में तो नॉन स्मोकर्स आने थे, तो वो 2 ही लोग बनते थे, जाहिद और रूबी। तो ये 3 जो स्मोकर्स हैं उनको ऑफिस ए बी सी अलॉट किया गया है। सो लेट मी मार्क दिस चॉइस के ए बी सी में मैंने स्मोकर्स अलॉट किए हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एज वेल। सो इंशाल्लाह जब आप अरेंजमेंट को अच्छे तरीके से देखोगे, कर लोगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो एनालिटिकल के सेक्शन के अंदर आपके पास होता क्या है कि आपके पास एक सिनेरियो गिवन होता है, ठीक है। उस सिनेरियो के अंदर काफ़ी सारी कंडीशंस गिवन होती हैं, और फिर उन्हीं कंडीशंस को यूज़ करते हुए रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस के आपने आंसर देने होते हैं। तो एनालिटिकल जो है वो इस तरीके का बैरियर के अंदर आता है। मोस्टली मोर और लेस एनटीएस से मिलता जुलता ही एनालिटिकल होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा गौर से करना होता है, थोड़ा सा चीज़ें बना के करना होता है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ोगे और क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपने आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने उस सिचुएशन को समझना है, और सिचुएशन को समझने के बाद आपने उन कंडीशंस को राइट साइड पे किसी पेपर के ऊपर राइट डाउन कर लेना, ताकि बार बार आपको पढ़नी ना पड़े, और फिर देखना है कौन सी चीज़ें उन कंडीशन के मुताबिक हैं, वो आपका राइट आंसर आंसर है, और जो कंडीशंस आपकी के मुताबिक सिचुएशन नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर नहीं है। तो एक टाइप ये होती है कि आप कंडीशंस को देखो, जो गिवन कंडीशंस है, और उन चॉइसेस को निकालते जाओ जो उन कंडीशन से पूरा नहीं उतरी, पीछे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। उसकी एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। सो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहता है एग्जामिनर आपको कि टू और मोर टी लीव्स, ठीक है, 2 or more tea leaves out of 5 varieties, Liviana, Mathia, Novagena, Oxy and Pias, are used in making all branded blends by a marketer following the rules given below। तो क्वेश्चन ये है कि उसने 2 या 2 से ज्यादा टी लीव्स को मिक्स करना है आउट ऑफ दीज 5 वराइटीज, LMNO P, ठीक है। सो 5 वराइटीज है मेरे पास, LMNO और P, ये 5 वराइटीज है मेरे पास, जिनको मैंने मिक्स करना है। मिक्स करके मैंने चाय बनानी है, और मिक्स करने की कंडीशंस क्या है, तो मैंने बताया ना कि कंडीशंस को राइट साइड पे लिख लो, तुम्हारे लिए इजी हो जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि a brand containing लिवियाना शुड ऑल्सो कंटेन नोवाजाना ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ लिवियाना। तो जहां पे भी लिवियाना नामी आप टी डालोगे, तो वहां पे लाजमी है कि डबल ऑफ नोवाजाना भी आपने डालनी है, ठीक हो गया। अगली कंडीशन क्या है, अ ब्रांड कंटेनिंग मैथिया मस्ट ऑल्सो हैव एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिया। जहां पे मैथिया है वहां पे इक्वल क्वांटिटी में ऑक्सिया भी होना चाहिए, ठीक हो गया। अगली कंडीशन क्या है, कहता है सिंगल ब्रांड नेवर कंटेन्स नोवाजाना एज वेल ऑक्सिया। इसका मतलब हुआ कि नोवाजाना और ऑक्सिया एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते। आगे फिर कह रहा है ऑक्सिया एंड प्याज शुड नॉट बी यूज टुगेदर। फिर आगे कह रहा है कि ऑक्सिया और प्याज भी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। अब देखो दोनों में उसने ये कंडीशन बताई कि कौन से दो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, लेकिन उसने वर्डिंग्स को चेंज किया ताकि आप लोग कंफ्यूजन का शिकार हो। तो आपने कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना, अपना माइंड आपने क्लियर रख के करना है। आखिरी कंडीशन कहता है अ ब्लैंड कंटेनिंग प्याज शुड कंटेन इट इन सच अ प्रोपोर्शन दैट द टोटल अमाउंट ऑफ प्याज शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द अदर टी लीव्स। अच्छा जी, अब कहता है प्याज जहां पे भी डालना है वो आपने इस तरीके से प्याज को बीच में ऐड करना है ब्लेंड के अंदर, कि प्याज जहां पे भी होगा वो बाकी सारी की जो क्वांटिटीज हैं उन सारों की क्वांटिटीज के सम से भी ज्यादा होगा, यानी टोटल अमाउंट का मतलब हो गया सम, तो उनके सम से भी ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन थी राइट साइड पे, जो कंडीशंस को लिख लिया, क्यों लिखा, लिख लो, वैसे एक टिप दे रहा हूँ,
उसमें होता है कि बार बार यू डोंट नीड टू गो थ्रू द कंडीशंस, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आप कंफ्यूजन का शिकार बार बार नहीं होते। ठीक है, सो बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि 5 टी ब्लेंड्स हैं LMNOP। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, जहां पे लिवियाना होगा वहां पे डबल अमाउंट ऑफ नोवाजेना होना जरूरी है, जहां पे मैथिया होगा इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना जरूरी है। नोवाजेना और ऑक्सिया एक दूसरे के साथ यूज नहीं हो सकते, ऑक्सिया और प्यास एक दूसरे के साथ यूज नहीं हो सकते। और लास्ट कंडीशन थी कि जहां पे भी आपके पास और प्यास है वो बाकी सब से के टोटल सम से ज्यादा होगा। ठीक है, टोटल के सम से ज्यादा होगा। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, कहीं आप वो के साथ इसको कंफ्यूज ना कर दो। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि बाकी सब के सम से जो है वो ज्यादा होगा। तो बाकी सब के सम से वो कह रहा है कि इसको ज्यादा होना चाहिए। तो कंडीशन मैंने देख ली। मैंने बताया कि ऐसी सिचुएशन में आप कंडीशंस को देखो, जो सी चीजें कंडीशन पे पूरा उतरती हैं वो तुम्हारा राइट आंसर है, जो सी पूरा नहीं उतरती वो तुम्हारा रॉन्ग आंसर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है पहला, अच्छा एक सिनेरियो से रिलेटेड एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, या अगर छोटा सिनेरियो हो तो 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। तो ये बड़ा सिनेरियो मेरा ख्याल है 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से होंगे। कहते हैं अमंग द फॉलोइंग विच इज एन एक्सेप्टेबल ब्रांड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। कहता है कि जो नीचे मैंने 4-5 चॉइसेस आपको दिए इनमें से कौन सा रूल्स के मुताबिक है। सो एक्सेप्टेबल ब्रांड कौन सा है, कहता है 4 पार्ट्स ऑक्सिया 4 पार्ट्स मैथिया। अच्छा ये पहले इस कंडीशन को तो पूरा कर रहा है कि जहां पे मैथिया होगा वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बाकी कंडीशन जाते हैं। कहता है 3 पार्ट्स नोवाजाना 3 पार्ट्स लिवियाना। ये चॉइस मेरे पास नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है ये चॉइस ना होने की, क्योंकि मेरे पास गिवन है कि जहां पे लिवियाना होगा वहां पे डबल अमाउंट ऑफ नोवाजाना होना चाहिए। तो ये चॉइस मेरे पास रॉन्ग है। 1 पार्ट लिवियाना 1 पार्ट प्यास, ये चॉइस भी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि कहा गया था कि जहां पे प्यास यूज करोगे वहां पे आपके पास प्यास जो है बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो इक्वल पार्ट्स ले लिया रिवियाना और प्यास के, तो ये कंडीशन भी पूरी नहीं है। फोर्थ के अंदर आपको कह रहा है 2 पार्ट्स मैथिया 2 पार्ट्स लिवियाना, अगेन ये भी गलत है। क्योंकि बात ये हुई कि जहां पे मैथिया होगा वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना जरूरी था। तो मैथिया के साथ ऑक्सिया तो डाला नहीं, और प्लस लिवियाना के साथ नोवाजेना का डबल होना भी जरूरी है। तो ये भी बहुत सारी कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो ये भी मेरी राइट चॉइस नहीं है। कहता है 5 पार्ट्स प्यास 5 पार्ट्स मैथिया, ये भी रॉन्ग चॉइस है। रीजन क्या है, क्योंकि बात ये हुई थी कि जहां पे प्यास होगा वो बाकी सबके सम से भी ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये कंडीशन भी रॉन्ग है। तो मुझे लगा यही है कि कंडीशन नंबर 1 राइट है। तो उसको करके देखते हैं कि क्या ये करेक्ट आंसर है। जी, ये आंसर हमारा करेक्ट निकला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, सो अगेन इसी सिचुएशन को, इसी मेरी टिप को आपने यूज करना है कि आपने कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन के मुताबिक आपने देखना है कि कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज जो है वो रॉन्ग है। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एडिंग मोर अमाउंट ऑफ नोवा जाना। सो इस पर थोड़ा सा गौर करना है, घबरा नहीं जाना कि पेपर के अंदर एनालिटिकल आ गया और आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं। कंफ्यूज नहीं होना आपने। सो एडिंग मोर अमाउंट ऑफ नोवा जाना विल मेक विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स कंफर्मेबल विद द कंडीशंस। कहता है किसमें और नोवा जाना डालो तो कंडीशंस आपकी पूरी हो जाएंगी, आपकी कंडीशंस जो है वो वैलिड हो जाएंगी। 2 पार्ट्स नोवाजाना 2 पार्ट्स मैथिया 2 पार्ट्स मैथिया 2 पार्ट्स नोवाजाना 2 पार्ट्स प्यास। अब हम डाल सिर्फ नोवाजाना सकते हैं, लेकिन ये फिर भी पूरा नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर नोवाजाना और डालते भी हैं तो प्यास को सबसे ज्यादा होना चाहिए, प्यास तो हम डाल नहीं सकते, इसलिए ये कंडीशन वैलिड नहीं होती। 1 पार्ट मैथिया 1 पार्ट नोवाजाना 1 पार्ट प्यास, अगेन ये भी रॉन्ग है। हम सिर्फ नोवाजाना इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं इस कंडीशन में को पूरा करने के लिए। तो प्यास तो बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए, अगेन ये कंडीशन है। तो ये भी कंडीशन रॉन्ग है। 2 पार्ट्स मैथिया 1 पार्ट नोवाजाना एंड 4 पार्ट्स प्यास। अब प्यास यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, नोवाजाना के साथ ऑक्सिया नहीं आना चाहिए, वो भी कंडीशन पूरी है। जहां पे मैथिया है वहां पे इक्वल पार्ट ऑफ ऑक्सिया होना चाहिए था, तो ये कंडीशन पूरी नहीं है। इसलिए अब हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ नोवाजाना ऐड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स नोवाजाना 1 पार्ट ऑक्सिया, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन क्या थी, नोवाजाना और ऑक्सिया यूज हो ही नहीं सकते, इसलिए इसको छोड़ दिया। 1 पार्ट लिवियाना 1 पार्ट नोवाजाना 5 पार्ट्स प्यास। अब हम ऐड सिर्फ क्योंकि नोवाजाना कर सकते हैं, तो एक पार्ट मैंने जब और नोवाजाना का इसमें ऐड करूंगा तो नोवाजाना के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाएगी कि जहां पे लिवियाना हो वहां पे नोवाजाना उससे डबल होना चाहिए। तो अब एक पार्ट लिवियाना 2 पार्ट्स नोवाजाना हो जाएंगे और 5 पार्ट्स मेरे पास प्यास के हैं। तो क्या प्यास बाकी दो के सम से ज्यादा है? यस, 1 एंड 2 3 पार्ट्स हैं और प्यास के 5 पार्ट्स हैं। अगर इनको सम करूं तो 3 पार्ट्स हैं और प्यास के आपके पास 5 पार्ट्स गिवन है, तो ये कंडीशंस को पूरा कर रहा है नोवाजाना को ऐड करने से। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आंसर भी हमारा करेक्ट निकल आया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको रेज कर लूं
ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। ठीक है। सो अगले क्वेश्चन में कहता है आपके पास, अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर आपके पास ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द एडिशन ऑफ विच कॉम्बिनेशन वुड मेक अ ब्रांड कंटेनिंग टू पार्ट्स नोवाजाना एंड वन पार्ट प्यास कंफर्मेबल विद द कंडीशंस। कहता है कि जो नीचे आपके पास गिवन है इनमें से, ये जो नीचे आपके पास 5 चॉइसेस गिवन है इनमें से किसको ऐड किया जाए, किसमें टू पार्ट्स नोवाजाना में और वन पार्ट प्यास में ऐड किया जाए तो वो कंडीशंस के मुताबिक पूरा हो जाएगा। सो कह रहा है टू पार्ट्स प्यास। ठीक है, टू पार्ट्स प्यास का ऐड हम करते हैं तो 3 पार्ट्स प्यास बन जाएगा। अब क्या था कि जहाँ पे प्यास का है, ठीक है, उसको बाकी सबके सम से ज्यादा होना चाहिए, तो इसके पार्ट्स 2 हैं और इसके पार्ट्स 2 पार्ट्स प्यास का ऐड करने से इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे, कंडीशंस पूरी हैं। अब अगर आप में से कोई ये समझता है कि लिवियाना होना जरूरी था, तो ये बात नहीं है। कंडीशन ये थी कि जहां लिवियाना है वहां पे डबल ऑफ नोवा जैना होना चाहिए था। नोवा जैना के साथ लिवियाना का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं होना, जो गिवन है बस उसी को उठाना है। तो कहता है कि जहां लिवियाना होगा डबल अमाउंट ऑफ नोवा जैना उठाओ। ठीक है, लेकिन कहीं उसने ये नहीं कहा कि नोवा जैना के साथ लाजमी सिंगल अमाउंट ऑफ लिवियाना होगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि यही कंडीशन पूरी है। फिर भी अगली कंडीशंस को भी देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। अगले में कहता है 1 पार्ट लिवियाना। देखो, 1 पार्ट लिवियाना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये कंडीशन भी अनवैलिड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि 2 पार्ट्स जो है वो लिवियाना है, 1 पार्ट लिवियाना 2 पार्ट नोवा जैना। चलो ये कंडीशन तो पूरी होगी, लेकिन 1 पार्ट प्यास है ना, तो प्यास तो बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है। 2 पार्ट्स नोवा जैना, नोवा जैना और ऐड करोगे फिर कंडीशन जो है आपके पास वायलेट हो जाएगी, क्योंकि प्यास को बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए। 1 पार्ट ऑक्जिया, ऑक्जिया तो वैसे ही नोवा जैना के साथ नहीं डाला जा सकता था, तो यहाँ पे हम ऑक्जिया डाल ही नहीं सकते, तो ये कंडीशन भी गलत है। 1 पार्ट्स मैथिया, ये भी नहीं डाल सकते क्योंकि मैथिया के साथ ऑक्जिया होना जरूरी था, तो ये कंडीशन फिर फुलफिल नहीं होगी। तो राइट आंसर यही बन रहा है कि 2 पार्ट्स प्यास के डालो तो काम क्लियर हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ, लिवियाना के साथ नोवाजाना का आना जरूरी था, नोवाजाना के साथ लिवियाना का आना जरूरी नहीं था। तो मुझे तो यही चॉइस करेक्ट लग रही है, आंसर लगाएंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी करेक्ट था। तो मैंने बताया कि एक सिनेरियो अगर बड़ा हो, जैसे ये वाला सिनेरियो बड़ा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे होते हैं, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है। कहते हैं अमंग द फॉलोइंग विच कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी यूज टूगेदर। कौन सा कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते जो गिवन है उनके अंदर से, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कंटेनिंग कैन नॉट बी यूज टूगेदर इन एन एग्रीएबल ब्रांड कंटेनिंग 2 और मोर टाइप्स ऑफ टी लीव्स। अच्छा, कहता है ये जो गिवन है उनमें से किसको आप जो है वहां पे यूज नहीं कर सकते जहां पे 2 या 2 से ज्यादा टी लीव्स हैं। प्यास का नोवा जैना, इनके इकट्ठे आने की कोई कंडीशन नहीं थी कि इकट्ठे नहीं आ सकते, ऐसा कोई नहीं था, तो ये तो मसला नहीं है, ये यूज हो सकता है। हमने वो बताना है जो यूज नहीं हो सकता। लिवियाना और प्यास, इनके ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं है, ये भी एक दूसरे के साथ यूज हो सकते हैं। लिवियाना और मैथिया, अच्छा, लिवियाना और मैथिया, देखो ये यूज नहीं हो सकते। प्रॉब्लम क्या थी कि जहां पे लिवियाना यूज करेंगे डबल अमाउंट नोवा जाना होना जरूरी है, नोवा जाना होना जरूरी है, और जहां पे मैथिया है मैथिया के साथ इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना जरूरी है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये पहली 2 कंडीशन है। अब बीच में लिखा हुआ था कि नोवा जैना और ऑक्सिया इकट्ठे नहीं आ सकते, तो जब आप लिवियाना यूज करोगे तो डबल नोवा जैना डालना जरूरी है, और जब नोवा जैना डालते हो तो मैथिया के साथ ऑक्सिया जरूरी था, इक्वल अमाउंट ऑफ। तो कंडीशन तो ये थी कि नोवा जैना और ऑक्सिया यूज नहीं हो सकते क्योंकि मैथिया से ऑक्सिया डालना पड़ेगा। तो यही कंडीशन मुझे ऐसी लग रही है कि जो कि यूज नहीं हो सकती। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करेक्ट निकला। ओहो, एक और क्वेश्चन और भी है इससे, चले अच्छी बात है। तो इसके की कंडीशन को यूज करते हुए एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएंगे। कहते हैं अमंग द फॉलोइंग मेंशन्ड ब्रांड्स which cannot be made agreeable by eliminating some or all of one type of tea leaves। कहते हैं जो नीचे कंडीशंस गिवन है इनके अंदर से कौन से वाला ऐसा है जिसको आप यूज नहीं कर सकते, चाहे उसमें से एक आध निकाल भी दो तो। अच्छा, 2 पार्ट्स मैथिया, 1 पार्ट नोवा जैना, 2 पार्ट्स ऑक्सिया, 3 पार्ट्स प्यास, ये हम यूज नहीं कर सकते। मुझे साफ, सॉरी, ठहरो, हाँ ये हम शायद यूज नहीं कर सकते। अच्छा नहीं, हम एक आध को एलिमिनेट कर सकते हैं ना, वो ये कह रहा है कि आप एक आधे को एलिमिनेट जो है इसमें से कर सकते हो। तो अगर तो मैं इसके अंदर से मैथिया और ऑक्सिया इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, वो हैं। नोवा जैना 1 पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है,
वो है, अगर मैं इसमें से प्यास को निकाल दूं तो ये कंफर्मेबल हो जाएगा, कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, तो ये तो वैलिड है। आगे आते हैं, 2 पार्ट्स लिवियाना, 2 पार्ट्स नोवा जैना। ठीक है, 1 पार्ट ऑक्सिया एंड 2 पार्ट्स प्यास। ये भी यूज हो सकता है। देखो, अगर मैं नोवा जैना और ऑक्सिया इकट्ठे यूज नहीं हो सकते तो मैं ऑक्सिया को निकाल दूं, और कंडीशन क्या थी कि लिवियाना जो है वो डबल होना चाहिए, लिवियाना जो है उससे डबल होना चाहिए नोवा जैना, तो मैं एक पार्ट इसका भी निकाल देता हूँ। ठीक है, और सम और ऑल ऑफ वन टाइप ऑफ टी लीव्स, यानी कि कुछ एक या सारी की सारी भी निकाली जा सकती है। तो मैं अगर इसमें से प्यास भी निकाल दूं तो भी कंडीशन कंफर्मेबल है, क्योंकि एक पार्ट लिवियाना और एक पार्ट नोवा जैना का हो जाएगा। मुझे तो वैसे ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन देखते हैं अगली चॉइसेस पे। 1 पार्ट लिवियाना, 1 पार्ट मैथिया, 1 पार्ट ऑक्सिया, 1 पार्ट प्यास, ये भी वैलिड है। प्यास निकाल दो। कंडीशन क्या थी, मैक्सिया मैथिया और ऑक्सिया इक्वल होने चाहिए, और लिवियाना से डबल अगर लिवियाना है तो नोवा जैना होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम लिवियाना को निकालते हैं तो मैथिया और ऑक्सिया इक्वल क्वांटिटीज में यूज हो सकते हैं। तो ये भी कंडीशन मुझे वैलिड लग रही है। फिर भी देखते हैं, वापस आते हैं चॉइसेस पे, हो सकता है कि आंसर कहीं पीछे ही हो। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 पार्ट लिवियाना है, 2 पार्ट्स नोवा जैना है, और 1 पार्ट्स ऑक्सिया है, तो क्या ये कंफर्मेबल हो सकता है? सवाल ये था कि विच कैन बी मेड कंफर्मेबल। ठीक है, सो ये कंफर्मेबल है अगर हम इसमें से ऑक्सिया निकाल देते हैं, क्योंकि ये देखो, एक पार्ट लिवियाना है, 2 पार्ट्स नोवा जैना है, ये कंडीशन पूरी हो रही है। 1 पार्ट ऑक्सिया है, ऑक्सिया नोवा जैना के साथ यूज नहीं हो सकता था, इसको डिस्कार्ड कर दिया। 4 पार्ट्स प्यास के हैं। अब पीछे ये जब ऑक्सिया निकाल देंगे तो 1 और 2 पार्ट्स 3 हो जाएंगे। प्यास शुड बी ग्रेटर देन द ऑल अदर, तो 4 पार्ट्स प्यास के हैं, वो उनसे उनके पार्ट से प्यास जो है वो ज्यादा है। तो इसमें अगर आप ऑक्सिया को निकाल दो तो ये कंफर्मेबल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यही लग रहा है मुझे, और यही करेक्ट था। सो इस तरह से आप जो है वो इजीली कंडीशंस को देख लो और कंडीशंस को राइट साइड पे लिख लो, और इनको आप यूज कर सकते हो। Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. 3 से रिलेटेड है ये पैराग्राफ। कह रहा है केमिस्ट इज प्रिपेयरिंग अ न्यूट्रीमेंट यूजिंग 8 डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स A B C D E H and F and zinc according to the recipes the following requirements apply to the use of ingredients। ठीक है, सो यूज ऑफ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फॉलोइंग चीजें जो है वो अप्लाई हो रही हैं। सो A B C D E H F एंड Z आर दोज मिनरल्स एंड विटामिन्स जो कि उसने एक न्यूट्रीमेंट बनाना है, उसने इनको मिक्सअप करना है और एक न्यूट्रीमेंट बनाना है। अब इंग्रेडिएंट्स को यूज करने के लिए देर आर सम कंडीशंस। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपके पास कंडीशंस गिवन होती हैं, आपने करना क्या है कि उन कंडीशंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और फिर आप लोगों ने देखना है कि कौन सी चीज़ उस कंडीशन के मुताबिक जो है वो पूरी उतर रही है और कौन सी चीज़ उस कंडीशन के मुताबिक पूरी नहीं उतर रही है। और फिर आपने क्या करना है कि आपने जो चीज़ें हमारी कंडीशंस को फॉलो अप नहीं कर रही, उनको वायलेट कर रही है, उनको आपने डिस्कार्ड कर देना है और राइट चॉइसेस को आपने पुट अप करना है। और जो सेकंड मेथड है एनालिटिकल रीजनिंग का, विजुअलाइजेशन का है, वो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करवाए हैं, आगे जाके आप उनको देख लीजिएगा। और वो क्वेश्चंस भी आपके पेपर ओरिएंटेड हैं, पेपर के अंदर रिपीटेड रहें, और इंशाल्लाह ये जो संडे को टेस्ट है आपका उसके अंदर वो आ सकते हैं। सो इफ बी इज यूज्ड बोथ सी एंड जी मस्ट आल्सो बी। सो पहली कंडीशन क्या है कि बी के साथ सी और जी ने भी लाजमी आना है। ई एंड एच मस्ट ऑलवेज बी यूज टुगेदर। ई और एच जो है दे शुड ऑलवेज बी यूज टुगेदर। ठीक है, इफ सी इज यूज्ड, अगर आप सी को यूज करते हो तो एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी एंड एफ मस्ट बी यूज। सो पता ये चला कि अगर आप सी को यूज कर रहे हैं तो सी के साथ एटलीस्ट आपने ए बी और एफ में से 2 चीजों को यूज करना है। सी एंड एच कैन नॉट बी यूज टुगेदर। ई एफ एंड जी कैन नॉट ऑल बी यूज इन द सेम। तीनों नहीं साथ इकट्ठे यूज हो सकते, 2 यूज हो सकते हैं। ई और एफ यूज हो सकते हैं, एफ और जी हो सकते हैं, ई और जी हो सकते हैं, लेकिन तीनों ई एफ जी इकट्ठे नहीं आ सकते। ए डी एंड जी के बारे में भी यही है कि दे कैन नॉट ऑल बी यूज in the same nutrient। हाँ, दो any two of them they can be in the same nutrient। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब बी यूज होगा तो सी एंड जी दोनों यूज होंगे। ई एंड एच हमेशा इकट्ठे यूज होंगे। जब सी यूज होगा तो ए बी और एफ में से कोई से 2 यूज होंगे। सी और एच इकट्ठे नहीं आ सकते। ई एफ एंड जी तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते, और ए डी एंड जी तीनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं आ सकते। सो ऐसे सिचुएशन में आप स्टिक टू द कंडीशंस गिवन।
ठीक है, अपने पास से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड ना करो, अपने पास से कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना करो, इंशाल्लाह चीज़ें इज अ सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स फॉर द न्यूट्रिएंट्स। तो कंडीशंस पढ़ने के बाद आपने बताना है इसमें से कि कौन सा जो है इस कंडीशंस को के ऊपर फुलफिल करता है, उनको पूरा कर रहा है। सो कह रहा है ए बी सी एंड एफ, तो ये यूज़ नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि उसने कहा था आपको कि जब भी आपके पास जो है, अगर आप इसमें आते हो बी, ऑप्शन नंबर 1 पे आते हो, तो उसने कहा था कि जहाँ पे भी बी यूज होगा तो सी एंड जी बोथ मस्ट ऑल्सो बी यूज, तो यहाँ पे जी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो राइट ऑप्शन की तरफ मैं बाद में आता हूँ। ए डी ई और जी की अगर आपके साथ बात की जाए तो ए डी और जी इकट्ठे नहीं आ सकते। तो कंडीशन नंबर 6 वायलेट हो रही है आपके पास। सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब जहां पे भी आपके पास ई यूज होगा वहां पे एच ने लाजमी यूज होना है। सो जहां पे ई है वहां पे एच ने लाजमी यूज होना है आपके पास, ठीक है। और अगर आप देखते हो इसको, सी एंड एच दे कैन नॉट बी यूज टुगेदर। ई एच एफ एंड जी के अंदर भी आपके पास इशू है। ई एच एंड एफ के अंदर अगेन, जी के अंदर आपके पास इशू क्या है, इसके अंदर इशू ये है कि ई एफ और जी कैन नॉट बी यूज टुगेदर ऑल एट द सेम न्यूट्रिएंट, ये तीनों इकट्ठे नहीं यूज किए जा सकते। तो ई भी इसमें पड़ा हुआ है, एफ भी पड़ा हुआ है, जी भी पड़ा है, तो तीनों इकट्ठे यूज नहीं किए जा सकते थे। डी ई एच और जी आपके पास बिल्कुल ठीक है। उसकी रीजन ये है कि देखें ई के साथ एच ने लाजमी यूज होना है, ठीक है। सो ई एंड एच मस्ट ऑलवेज बी यूज टुगेदर। सो ऑप्शन नंबर 2 आ गया आपके पास, ई और एच ने लाजमी यूज होना है आपके पास। अब आया आपके पास कि डी और जी, ए डी और जी तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते थे। डी और जी तो इकट्ठे आ सकते हैं, कोई से दो तो इकट्ठे आ सकते हैं आपके पास, और कोई बी नहीं यूज हुआ कि हमें सी के साथ जी भी ऐड करना पड़ता। सो ऑप्शन 2 बी इज द राइट चॉइस है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूट्रीमेंट दैट कंटेन्स ई। अब एक ऐसा न्यूट्रीमेंट जिसके अंदर ई है, ठीक है, वो आप यूज, वो जिसके अंदर ई है उसमें से कौन सा आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें से कौन सा आप यूज नहीं कर सकते। तो आ, अगर आपके पास न्यूट्रीमेंट ई है तो कंडीशन क्या थी कि जहां पे ई यूज हो रहा है वहां पे उसके साथ एच मस्ट बी यूज टुगेदर। सो जहां पे ई यूज हो रहा है उसके साथ, जहां पे भी ई यूज हो रहा है उसके साथ एच मस्ट बी यूज टुगेदर था, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन था चॉइस नंबर, कंडीशन नंबर 2 के अंदर कि ई एंड एच मस्ट ऑल्सो बी यूज टुगेदर। सो एच तो आ सकता है, एच का किसी के साथ कोई क्लैश नहीं है, ठीक है। एफ और जी भी आ सकते हैं, उनका भी इसके साथ कोई क्लैश नहीं है। यस, ई एफ एंड जी कैन नॉट ऑल बी यूज टुगेदर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि आप अगर बी को इंक्लूड करते हो, और फिर एक कंडीशन ये थी आपके पास कि सी एंड जी मस्ट ऑल्सो बी यूज, ठीक है, सी एंड जी मस्ट ऑल्सो बी यूज। तो सी यहाँ पे भी था, बी बी है तो बी के साथ सी और जी ने भी आना है। तो आपके पास ये था कि ई के साथ एच है और एच के साथ सी नहीं आ सकता। ये बात समझ आई आपको? दोबारा बता देता हूं, देखें कंडीशंस असल में हमने लिख लिख लेते ना, अगर हम कंडीशन तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है, जैसे मैं आपको पहले करवाता रहा हूं। वो ये कह रहा है आपको कि बी के साथ फर्स्ट कंडीशन ये है कि बी के साथ आपने लाजमी सी एंड जी मस्ट बी यूज टुगेदर। अब ई के साथ एच मस्ट बी यूज टुगेदर है, और एच के साथ सी के साथ आप जो है, सी के साथ आप एच को यूज नहीं कर सकते। तो सी के साथ आप एच को यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ऑप्शन बी क्यों राइट चॉइस है? ऑप्शन बी यहाँ पे इसलिए राइट चॉइस है कि आप विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन न्यूट्रीमेंट दैट कंटेन्स ई। जब आप ई यूज करोगे तो ई के साथ एच ने तो लाजमी आना है। जब एच ने आना है तो आपने ये बात याद रखनी है कि एच का क्लैश है सी के साथ। तो जब आप बी यूज करोगे तो बी के साथ सी एंड जी दोनों ने आना है। तो आप एच के साथ सी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे ई है एच वहां पे लाजमी है। सो दिस इज व्हाई बी कैन नॉट बी यूज्ड हियर टुगेदर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द एडिशन ऑफ एग्जैक्टली वन मोर मिनरल विच ऑफ द फॉलोइंग कुड मेक एन एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल। सो आप तो आपको ये कह रहा है कि इसमें किसमें अगर आप एक और कोई सा भी मिनरल ऐड करोगे, ये नहीं बता रहा कौन सा मिनरल है, लेकिन कोई सा भी एक मिनरल आप गिवन चॉइसेस में से किसी एक में ऐड करोगे तो वो एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी हमारी कंडीशंस को वॉयलेट वो नहीं करेगा। ए डी एंड जी ये तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है कि ए डी एंड जी कैन नॉट बी यूज टुगेदर।
ठीक है, अगर आप लास्ट कंडीशन को देखते हो, कंडीशन नंबर 6 को देखते हो, तो कंडीशन नंबर 6 के अंदर क्लियरली मेंशन है कि ए, डी एंड जी कैन नॉट ऑल बी यूज टुगेदर। सो ये तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही रॉन्ग है, ये कभी भी नहीं हो सकता। बी, एच एंड ई ये भी नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि ई के साथ एच ने आना है और बी के साथ सी और जी ने आना है। सो बी के साथ सी और जी ने आना है, तो हम कोई एक और ऐड कर सकते हैं, रिमूव हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं। तो जब बी के साथ सी और जी ने आना है तो एच और सी तो इकट्ठे आ ही नहीं सकते, उनका क्लैश है, ये मेंशन है कंडीशन में, तो ये चॉइस भी रॉन्ग है। अगेन सी डी और एच, सी और एच तो इकट्ठे आ ही नहीं सकते। अगेन ऑप्शन डी के अंदर भी सी, ई और जी है, ई के साथ एच ने लाजमी आना है, जब सी के साथ ई के साथ एच लाजमी आएगा और सी और एच दे कैन नॉट बी यूज टुगेदर, ये कंडीशन है, तो ये उस कंडीशन को वायलेट कर रहा है। ई, एच और एफ में कोई इशू नहीं है, देखें ई और एच ने इकट्ठे आना है, वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, और एफ का ई के साथ या एच के साथ कोई क्लैश प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज वाई ऑप्शन ई हेयर इज द राइट चॉइस। Like, comment, and subscribe.